हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि लिखे गए आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मेनली ये कहा गया कि जो एबनॉर्मल सिचुएशन होगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से इफेक्टिवली डील करे इस एबनॉर्मल सिचुएशन को, ये लिखा गया इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर में। तो इसके जरिए देश की सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। और इस इमरजेंसी प्रोविजंस के वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी वन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम मेनली तीन टाइप की इमरजेंसी समझेंगे। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों टाइप की इमरजेंसी को हम डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेशनल इमरजेंसी, जिसका ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन लिखा गया आर्टिकल 352 में। इसमें यह कहा गया कि देश के ऊपर या देश के किसी भी पार्ट में अगर वार या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन और वार ये क्या है? मेनली एक्सटर्नल इमरजेंसी का पार्ट है। और ये जो आर्म रिबेलियन है ये क्या है? इंटरनल इमरजेंसी का पार्ट है। तो ये जो आर्म रिबेलियन है ये शब्द लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए। ठीक है, इसने रिप्लेस किया इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को। और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए इस नेशनल इमरजेंसी में और सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए, जिसमें यह कहा गया कि जब रिटर्न रिकमेंडेशन आता है कैबिनेट का, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी को लगा सकता है। इसके पहले सिर्फ क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर जो होता था वही एडवाइस दे सकता था, मतलब वही डिक्लेयर किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को बोल सकता था नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन अभी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए ये कहा गया कि रिटर्न रिकमेंडेशन जब देगा कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट, देन ओनली क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ इस नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के अंदर में लाया गया। इस तरह से ये जो रिटर्न रिकमेंडेशन और ये जो आर्म रिबेलियन और ये जुडिशियल रिव्यू ये लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए। अब बात करेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल का। तो जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है तब पार्लियामेंट, मतलब ये कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन को विद इन 1 मंथ इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होता है। मान लीजिए अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो जब उसकी पहली सीटिंग होगी, ठीक है, आफ्टर इलेक्शन, तब विद इन 30 डेज क्या होना चाहिए? लोकसभा का अप्रूवल होना चाहिए। इन बिटवीन राज्यसभा का अप्रूवल होना चाहिए। देन बात करेंगे इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है 6 मंथ के लिए। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, लेकिन इसको हर एक 6 मंथ पे अप्रूवल लेना होता है। और अप्रूवल जो लेना होता है दैट इज थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, साथ ही साथ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो बिफोर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये जो इमरजेंसी कंटिन्यू का पीरियड था ये था कंटिन्यू, मतलब इनडेफिनाइट पीरियड। जब अप्रूव किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा जब सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव किया जाएगा तो ये इनडेफिनाइट पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा जब तक एग्जीक्यूटिव एक्शन उसको सीज नहीं करता है। लेकिन ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है इसने क्या बोला है कि इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी सिर्फ 6 मंथ के लिए। चाहे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, लेकिन इसको लिए अप्रूवल लेना होता है हर एक 6 मंथ में। ठीक है, पार्लियामेंट का हर एक 6 मंथ पे अप्रूवल लेना होता है। और अप्रूवल कैसे लेंगे? स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। बात करेंगे हम रिवोकेशन। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी को किस तरह से हटाया जा सकता है। तो इसको 3 तरीके से हटाया जा सकता है। एक तो प्रेसिडेंट खुद इसको रिवोक कर सकता है, इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी नहीं होता है। साथ ही साथ दूसरा जो प्रोविजन है दैट इज द लोकसभा अपना एक रिजोल्यूशन पास करेगा इसको रिवोक करने का, इस नेशनल इमरजेंसी को, एंड दैट रिजोल्यूशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी। देन थर्ड जो वे है इस रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी का, दैट इज अगर 1/10 मतलब कॉरम अगर फुलफिल हो जाता है लोकसभा का, तो ये क्या कर सकते हैं? 1/10 जो मेंबर है ये स्पीकर या प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस नेशनल इमरजेंसी को हटाया जाए। तो इसके लिए क्या होगा? स्पीकर और प्रेसिडेंट जो है ये विद इन 14 डेज एक स्पेशल सिटिंग बुलाएंगे
और इस लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के जरिए रिजोल्यूशन पास होगा इस रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी का, और नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो इस तरह से 3 तरीके से नेशनल इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। एक तो प्रेसिडेंट खुद हटा सकता है, या लोकसभा कोई सिंपल मेजोरिटी रिजोल्यूशन पास करेगा रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी का, या 1/10 मेंबर जो रहेंगे लोकसभा के वो स्पीकर और प्रेसिडेंट को रिटर्न में देंगे। तो फिर ये स्पीकर और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, स्पेशल सिटिंग बुलाएंगे 14 दिन के अंदर में, और इसको रिवॉक किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी को। अब बात करेंगे इफेक्ट, तो नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो हम समझेंगे 3 तरीके से। एक तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे किस तरह से इफेक्ट हो सकता है, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो सकता है, और फंडामेंटल राइट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसमें अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो सेंटर रहेगा वो एंटाइटल रहेगा स्टेट को जो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने के लिए, ठीक है। मतलब ये कि सेंटर क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा टू द स्टेट कि आप ये एग्जीक्यूटिव एक्शन लीजिए। तो स्टेट जो रहेगा वो बाइंडिंग रहेगा सेंटर के डायरेक्शन के ऊपर में। मतलब ये कि स्टेट को सेंटर के जो भी डायरेक्शन दिए जाएंगे उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई एग्जीक्यूटिव रिलेशन किस तरह से इफेक्ट होता है। बात करेंगे लेजिस्लेचर की, तो जो स्टेट लिस्ट के अंदर में जो भी सब्जेक्ट रहेगा इसके ऊपर कौन कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब नेशनल इमरजेंसी सीज हो जाती है तो विद इन 6 मंथ ये क्या रहेंगे, मतलब 6 मंथ तक क्या रहेंगे, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं वो क्या रहेंगे, लाइफ में रहेंगे, मतलब वो कंटिन्यू रहेंगे। आफ्टर 6 मंथ वो भी सीज हो जाएंगे। बात करेंगे फाइनेंशियल इफेक्ट की, तो फाइनेंशियल इफेक्ट में क्या होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको मॉडिफाई कर सकता है कौन, ये सेंटर मॉडिफाई कर सकता है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। इस तरह से मेनली जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी वो क्या होते हैं, इफेक्ट होते। बात करेंगे लोकसभा के लाइफ की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लाइफ की, तो क्या होगा इसमें, लोकसभा की जो लाइफ है अगर मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हो गया, इसका टेन्योर पूरा हो गया, तो ये इसको 1 साल के लिए, मतलब हर एक साल के लिए इसको एट अ टाइम 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरह से जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी तब तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो विद इन 6 मंथ, ठीक है, इस लोकसभा को भी डिसॉल्व होना होता है। बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जिस तरह से एक एक साल के लिए एक्सटेंड होती है सेम वे, ठीक है, जो पार्लियामेंट रहेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी इसके लाइफ को भी एक्सटेंड करते रहेगा जब तक नेशनल इमरजेंसी सीज नहीं हो जाती है, ठीक है। बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, तो इसको हम 2 आर्टिकल के जरिए समझेंगे, एक 358 और दूसरा है आर्टिकल 359। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम। आर्टिकल 358 में ये लिखा गया है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 19 है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट है, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी अंडर आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 के जरिए जो आर्टिकल 19 है जिसमें 6 फंडामेंटल राइट है ये क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, 1978, तो इसमें ये प्रोविजन लाया गया है कि ये जो 19th जो आर्टिकल है जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, तो इस केस में क्या होगा, ये कब सस्पेंड होगा, जब एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब ये कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी रहेगी, एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, इसी केस में ये जो आर्टिकल 19 है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। इंटरनल मतलब इंटरनल इमरजेंसी या बात करेंगे हम आर्म रिबेलियन के केस में आर्टिकल 19 जो है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 359 से। तो देखिए आर्टिकल 359 क्या करता है, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को क्या पावर देता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आएगा जिसमें वो क्या कर सकता है अदर देन मतलब अदर देन 19, क्योंकि 19 तो ऑलरेडी 358 में इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो भी बाकी के फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है पूरे देश के ऊपर, किसी भी पार्ट के ऊपर, कितने भी टाइम पीरियड में, ये सब कुछ मेंशन रहेगा इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। लेकिन जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था 1978 में, तो इसमें यह प्रोविजन लाया गया है कि जो आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 क्या है, मेनली आर्टिकल 20 है
दैट इज द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, दिस इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, ये बोला गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए। तो जो फंडामेंटल राइट है ये किस तरह से अफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, इसको हमने 358 और 359 के जरिए समझा। 358 में क्या है, मेनली आर्टिकल 19 है जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, बट इस केस में क्या है 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अभी क्या प्रोविजन लाया गया है इसमें ये कहा गया है कि ड्यूरिंग ओनली एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ये आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। और आर्टिकल 359 जो आर्टिकल 359 है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आएगा जिसके जरिए फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस केस में जो 20 और 21 है ये सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब हम समझेंगे जो आर्टिकल 358 और 359 में क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिस्टिंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 358, देखिए आर्टिकल 358 क्या है, मेनली किससे डील करता है, ये आर्टिकल 19 से ही डील करता है। ये आर्टिकल 358 क्या है, जो आर्टिकल 19 के अंदर में जो भी 6 फंडामेंटल राइट है उसके ऑटोमेटिकली सस्पेंड की बात करता है आर्टिकल 358। और आर्टिकल 359 किस चीज़ की बात करता है, जो भी आर्टिकल अदर देन आर्टिकल 20 एंड 21 बाकी के जो भी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है उसको ये सस्पेंड कर सकता है थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देन ये जो आर्टिकल 358 जिसके जरिए आर्टिकल 19 क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, आर्टिकल 359 के केस में इसमें प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में आर्टिकल 19 और यहाँ पे सभी फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21। अब ये जो आर्टिकल 358 है इसके जरिए जो आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है ये मेनली होता है बाय द मतलब ये एक्सटर्नल एग्रेशन के मतलब बात करेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही, मतलब ये कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होता है इन दैट केस ओनली आर्टिकल 19 क्या होगा, थ्रू आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 ये क्या है, ये दोनों केस में सस्पेंड हो सकता है, मतलब इंटरनल दैट इज अ आर्म रिबेलियन एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी दैट इज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, दोनों केस में आर्टिकल 359 को यूज किया जा सकता है। जो आर्टिकल 358 है जिससे आर्टिकल 19 के 6 फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, ये पूरे देश के ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, एंटायर ड्यूरिंग द मतलब पूरे इमरजेंसी के दौरान इसको, पूरे देश में तो ठीक है, साथ ही साथ पूरे इमरजेंसी के दौरान इसको सस्पेंड किया जाता है आर्टिकल 19 को। लेकिन जो आर्टिकल 358 है जिससे बाकी के जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है एक्सेप्ट 20 एंड 21, इसमें प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा कि कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा रहा है, साथ ही साथ पीरियड। ओके, ये जैसे ये जो 19 है ये पूरे इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कितने पीरियड के लिए सस्पेंड किया जा रहा है बाकी के फंडामेंटल राइट को। और पूरे देश के ऊपर भी सस्पेंड, मतलब पूरे देश के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं या किसी पार्ट के लिए भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो इसमें दोनों केसेस है, बट इस केस में क्या है, एंटायर कंट्री और एंटायर ड्यूरेशन है। यहाँ पे क्या है, पीरियड स्पेसिफाई कर सकता है और किसी पार्ट या पूरे कंट्री के ऊपर लग सकता है, ये भी स्पेसिफाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 359। अब देखिए आर्टिकल 358 में क्या है, सस्पेंड होते सभी के सभी आर्टिकल 19 के जो भी 6 फंडामेंटल राइट है वो सारे के सारे सस्पेंड होते हैं। बट इस केस में क्या है कि एक्सेप्ट 20 और 21 सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे, ये देखिए आर्टिकल 358 जो है, ठीक है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट विद द आर्टिकल 19। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 358 जो है ये क्या है, स्टेट को अनेबल करता है कि तो लॉ बना सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ ओनली आर्टिकल 19 के ही केस में जो है आर्टिकल 358 के जरिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। बट जो आर्टिकल 359 है इसके जरिए क्या होगा, जितने भी मतलब जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किए जा रहे हैं उन सभी के ऊपर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि ये जो नेशनल इमरजेंसी लगी है ये कब कब लगी है। तो ये लगी है
1962 में, 1971 में और 1975 में, मतलब ये कि 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो सबसे पहले जो 1962 में लगी है, ये कब लगी है? जब चाइना ने वॉर किया था, चाइनीज एग्रेशन हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के ऊपर में। ये अभी के करंट में क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये रही थी 1968 तक रहेगी। तो इन बिटवीन क्या हुआ था, पाकिस्तान ने भी वॉर किया था 1965 में। तो इसको अलग से मतलब दोबारा नेशनल इमरजेंसी को नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय नेशनल इमरजेंसी चल रही थी बिकॉज ऑफ द चाइनीज एग्रेशन। बात करेंगे सेकंड नेशनल इमरजेंसी की, तो ये कब हुआ था? ये जब पाकिस्तान ने अटैक किया था 1971 में, उस समय नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। देन 1975 में क्या हुआ था? 1975 में ये लाया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से, ठीक है। ड्यूरिंग द 1971 इमरजेंसी क्या हुआ था? 1971 इमरजेंसी मतलब देखिए, ये 1971 इमरजेंसी चली रही थी, तो उस समय 1975 में ये क्या लाया था? 1975 में इमरजेंसी और एक लाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द बेस ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये दो जो इमरजेंसी लाए गए 62 और 71, ये क्या है? एक्सटर्नल इमरजेंसी है, ठीक है। इसमें क्या होता? वॉर हुआ था, ठीक है। अब देखो, ये जो 1975 में जो इंटरनल इमरजेंसी आई थी, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, आज भी इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? लोकसभा का इलेक्शन होता है 1977 में, जिसमें इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है और जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट क्या करती है? फिर शाह कमीशन बुलाती है, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या ये जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या ये सही है, कौन से ग्राउंड पे लगाई थी, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे जिसके बेस पे ये जो नेशनल इमरजेंसी लाई गई। इसको इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए शाह कमीशन बुलाता है ये जनता गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें ये पता चलता है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी लगी गई, इसमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 आता है, जिसके जरिए क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं इस नेशनल इमरजेंसी को, जो हमने कवर किया है इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से ये था मेनली नेशनल इमरजेंसी, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है, ये कौन से ग्राउंड पे डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या क्या ग्राउंड होंगे, जिसमें इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी दोनों देखा हमने। देन हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट का अप्रूवल किस तरह से होता है इस नेशनल इमरजेंसी के ऊपर ड्यूरिंग द मतलब जब डिसॉल्व होता है या ड्यूरिंग सेशन में रहता है उस समय। देन इस नेशनल इमरजेंसी को किस तरह से रिवॉक किया जा सकता है, हमने 3 तरीके देखा। प्रेसिडेंट रिवॉक कर सकता है, लोकसभा रिवॉक कर सकता है सिंपल मेजोरिटी से, साथ ही साथ अगर 1/10 मेंबर जो होते हैं लोकसभा के, ठीक है, वो स्पीकर या प्रेसिडेंट को रिटर्न में देंगे। इन दैट केस जो स्पीकर और प्रेसिडेंट रहेगा 14 दिन के अंदर में स्पेशल सिटिंग बुलाएगा और उसको रिवॉक किया जा सकता है सॉरी। देन हमने इफेक्ट देखा नेशनल इमरजेंसी के, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, देन लोकसभा और स्टेट असेंबली के ऊपर, देन फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखा हमने, जिसमें आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 देखा। उसके बाद इन दोनों के अंदर में क्या डिफरेंट है, क्या डिस्टिंक्शन, ये देखा। और ये देखा हमने किस तरह से इमरजेंसी जो 3 बार लगी है नेशनल इमरजेंसी, उसको भी हमने डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे? प्रेसिडेंट रूल, दैट इज अ स्टेट इमरजेंसी। ओके, so that's all for this video. Thank you. Bye bye.